Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science and Coding. Myself Yaskuel. I am currently working in Accenture Solution Private Limited as a security analyst. I have completed 3 years in corporate world. I have completed my masters from ABB IIM Gwalior. Yeah. So this channel has been started by IITians and IIITians, and on this channel we teach you the stuffs related to the science and coding. Okay. So in the last video, that is introduction to programming world, we have discussed कि प्रोग्रामिंग की दुनिया क्या है, प्रोग्रामिंग एज ए स्किल सेट एक स्टूडेंट की लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है, और क्यों एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ी जो मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में एक कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है या सेट करता है. तो ये 3 चीज़ें हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी. सो अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग का बेसिक्स क्या है और प्रोग्रामिंग सीखना कैसे है, तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो चेकआउट करो. वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सो आज की वीडियो में गाइज व्हाट विल डिस्कस इज, हम 3 टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. पहला इज दैट व्हाई वी शुड चूज सी और सी प्लस प्लस एज अवर फर्स्ट लैंग्वेज. ओके. सेकंड टॉपिक वी विल डिस्कस इज व्हाट इज द कंपाइलर, what is the interpreter, but we will focus on the compiler on this video. Okay. Third thing is we will take an example of hello world programming for the C or C++ language, and this is the entry level program for any new language when we start to learn a new language. So जैसे ही हम कोई भी नए लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम hello world प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं. Okay. So let's start the discussion for today's video. So our first question is why we starting with C or C++ language. Okay. So जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं on the Google, if I search which language should I learn first for programming, so Google suggests if you're a beginner, most software engineers recommend learning Python, Java or C. And if you search for more, then you will see that Python is the most favorable one for all the these I can say for all the developers and all. पर हम C और C++ से स्टार्ट करेंगे. उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, चलिए जानते हैं क्या है वो रीजंस. सो पहला रीजन है जो पाइथन लैंग्वेज है, नो डाउट इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू राइट लैंग्वेज है, पर ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. इफ a student start with the Python programming language, he can achieve the task doing the programming, but he can't taste the machine level programming, machine level coding. So it's a high level programming. But C और C++ के केस में आपको मशीन के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा. आप जान पाएंगे कि कोड का फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, और एक कंपाइलर कोड को लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है. तो ये सारी चीजें आपको पाइथन के सीखने के वक्त नहीं मिलेंगी. सेकेंड चीज है कि जब हम C और C++ सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को हम कैप्चर कर पाएंगे, चाहे वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड प्रोग्रामिंग हो. सो बेसिकली द थिंग इज जब हम C और C++ के कॉम्बिनेशन को अपने पैकेज में लेंगे तब हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएंगे. एक लास्ट रीजन है, अगर स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से देखें, अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और अगर उनका कैरिकुलम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोई भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड है, तो उनके कैरिकुलम में सबसे पहले C और C++ लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी. तो वहां पे भी आप भीड़ में स्टैंड आउट कर सकते हो और अपने ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हो. सो सेकेंड थिंग जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपाइलर क्या है. ओके. सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब ह्यूमन और मशीन आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जैसे ह्यूमन को अगर मशीन से कोई टास्क करवाना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है. उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हमें एक ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ी. जो वो ब्रिज है जो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज 0-1 बाइट कोड इन लैंग्वेजेस में जो चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसी को हम कंपाइलर का नाम देते हैं. कंपाइलर कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर होता है, कुछ में इंटरप्रेटर होता है, कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों ही चीजें होती हैं.
So as a formal language, I can say a compiler is a special program that translates a programming language source code into the machine code, byte code or another programming language. Okay. So आप लोग समझ सकते हो कि मशीन की लैंग्वेज को जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी. लाइक अगर मैं एक टास्क देता हूं कि प्लीज शो दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसके इंस्ट्रक्शन को अगर मैं कंपाइलर को दूंगा तो कंपाइलर इस टास्क को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि मैंने बताया था 0-1 की फॉर्म में, आइदर बाइट कोड में. वी विल डिस्कस बाइट कोड और दीज थिंग्स लेटर. तो इसमें वो कन्वर्ट करेगा, देन मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट दिस ह्यूमन बीइंग्स व्हाट इट ही वांट्स. ओके, सो वो हमारे लिए डिस्प्ले कर देगा, या जो ब्यूटीफुल पिक्चर हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा देगा. कोई भी सॉन्ग, जो भी टास्क हम करवाना चाहते हैं वो इस कन्वर्जन के बाद हो पाएगा. सो for this video or for this series, actually we will use the online compiler. Actually market में online and offline बहुत सारे compiler available हैं for her language. Like for each language we have offline and online compilers. But for the sake of simplicity or sake of readiness, we will start with the online compiler. So we will search on the Google that LeetCode IDE C++. अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो व्हाट इज ओपनिंग, या हियर दिस इज द ऑनलाइन कंपाइलर वेयर आवर कोड, वी विल राइट आवर कोड इन दिस बॉक्स. ओके, यहां हम अपना कोड लिखेंगे, यहां इस बटन से हम अपना कोड रन करेंगे और जो भी कोड का आउटपुट होगा वो हमें इस फील्ड पे दिखेगा. तो अभी हम सी लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पे अपनी सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपाइलर, टाइप ऑफ कंपाइलर्स. एक कंपाइलर पे एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जहां पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन कंपाइलर्स के बारे में जानेंगे, कौन से कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, और हम एटलीस्ट एक कंपाइलर हमारे वीडियो में एंड टू एंड इंस्टॉल करके अपना कोड रन करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो या अब बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और वो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं. आने वाले वीडियोस में कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, पर अभी के लिए जो पॉइंट्स हैं इस वीडियो से अभी हमें स्टार्ट करने ध्यान में रखना, वो है कि कभी भी जब भी आप इन फ्यूचर कोई भी कोडिंग करोगे तो हमें कोई भी पॉइंट, कोई भी सिंटैक्स और कोई भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेमोराइज नहीं करना है, उसका हमें रट्टा नहीं मारना है. उसका रीजन है, अगर हम मेमोराइज करेंगे तो कुछ दिनों बाद हमारा भूलना बिल्कुल निश्चित है, तय है, हम उसको भूल जाएंगे. अगर हम समझेंगे तो इन फ्यूचर जब हम कभी भी उस अपने कोड को रिव्यू करेंगे, किसी और के कोड को रिव्यू करेंगे, तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कोड को रिव्यू कर पाएंगे और उस कोड को कहीं दूसरे कोड में भी रीयूज कर पाएंगे. इस रीयूज वाली कॉन्सेप्ट को भी हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे. सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है while doing the coding, that always do the documentation for each point and line whenever you feel that it should be documented. अगर आप एंट्री लेवल पे हो, कोशिश करो हर लाइन को डॉक्यूमेंट करो, ताकि जब आपने कोड को रिव्यू करने आओ तो आपको एक पता चले कि इस कोड के लिए मैंने क्या सोचा था और ये कोड क्या करने वाला है, ये लाइन ऑफ कोड क्या करने वाला है. ओके, एंड इन द इंडस्ट्री ऑल्सो ये देखा गया है, जब हम कोई भी कोडिंग का पार्ट लिख रहे हैं, अगर एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में हम एज ए डेवलपर एंट्री की है हमने, तो हम पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ डेवलप नहीं करेंगे, हम सॉफ्टवेयर का एक बहुत छोटा सा पार्ट डेवलप करेंगे. तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अहम रोल आ जाता है. जब भी हम अपने कोड को गिटहब पे ऑनलाइन करते हैं या फिर किसी को रिव्यू करवाते हैं, तो हमें लाइन बाय लाइन हर पॉइंट का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है. तो अगर हम स्टार्टिंग से इसको फॉलो करेंगे, इट विल बी अवर हैबिट टू अडेप्ट. ओके, सो एक जनरल पॉइंट ये है कि हमें प्रोग्रामिंग करते हुए कोई हशल नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है कि झट से प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड हमने उठाया ऑनलाइन, उसको कॉपी मारा और हमने झट से उसको रन कर दिया एंड वी विल सक्सेसफुल. इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. जब तक आप हर पॉइंट को समझोगे नहीं डिटेल्ड में, बेसिक में जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें हर चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब एक बार हमारी पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देने की. फिर हम जल्दी से एडवांस कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाएंगे.
मगर अगर हमने स्टार्टिंग में ही जल्दीबाजी कर दी और बेसिक पॉइंट्स को, बेसिक वेरिएबल्स एंड बहुत बेसिक स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को अगर यूं ही छोड़ दिया तो बाद में ये दिक्कत करेगा। ओके, सो ये एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उनको समझेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे। इसमें इस प्रोग्राम में सो फर्स्ट इज हैशटैग इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन। सो जो ये लाइन है, ये लाइन कहती है कि दिस इज द हेडर फाइल एंड प्लीज इंक्लूड इट इन द कोड। ओके, सो ये लाइन ये कहती है। अब हेडर फाइल क्या होती है, हैशटैग इंक्लूड का क्या मतलब है? चलो जनरल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं हैशटैग इंक्लूड का मतलब होगा प्लीज इंक्लूड दिस थिंग दैट इज बिलोंग और दैट इज कंटेन्ड इन द ग्रेटर और लेस देन साइन। ओके, बट stdio.h क्या है? सो ये हेडर फाइल क्या होती है? तो बेसिकली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, जो रिसर्चर्स इनको डेवलप कर रहे थे, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड फाइल उसी टाइम पे डेवलप करी और इन फ्यूचर ऑल्सो ऐसी स्टैंडर्ड फाइल्स आती रही जो एक नए डेवलपर को, एक न्यू डेवलपर को और किसी भी डेवलपर के लिए उसका काम आसान करने के लिए एक स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं जो कुछ टास्क और फंक्शंस अपने साथ रखती हैं। जैसे कि ये stdio.h जो फाइल है, ये बेसिकली सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। सो इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे और अपना काम आसान करेंगे। जैसे एक फंक्शन है, here this is puts but I'm using the printf function। this printf function, इस printf function की जो डेफिनेशन है वो इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हो रखी है। ओके, सो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये printf फंक्शन कैसे वर्क करेगा, क्या इसकी कोडिंग है। हमें जस्ट जो इस printf फंक्शन को चाहिए वो हम देंगे और जो हमें इसे काम करवाना है, जो इसकी फंक्शनैलिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। ओके, सो इस तरह की बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं जो नियर फ्यूचर जब भी हम नए नए एग्जाम्पल्स आएंगे, नए नए फंक्शंस की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिफरेंट हेडर फाइल्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ तक हमें समझ में आता है। पहली लाइन यही है, हैशटैग इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन stdio.h। इसका मतलब होगा दिस इज द हेडर फाइल, प्लीज इंक्लूड इट इन आवर कोड। सो कंपाइलर क्या करेगा, इस हेडर फाइल को इसकी लोकेशन से उठा के इस कोड में पुट कर देगा। ओके, लाइक अगर इसके अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड है, सो 1000 लाइन ऑफ कोड हमारे इस कोड से पहले ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सेकेंड इज इंट मेन वॉइड कर्ली ब्रैकेट्स, these two lines and the end of curly brackets। यहां पे हमें ये समझना है कि जो ये मेन जो लिखा हुआ है ये क्या है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे गांव में, हमारे घरों में एक मेन गेट होता है, एक मेन एंट्री होती है। अगर हमें अपने घर के अंदर कोई भी एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले हमें घर के अंदर एंट्री करनी होगी। एंट्री हम कहां से करेंगे? मेन गेट से। सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर C और C++ लैंग्वेज और फॉर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट दिस नेम कैन बी डिफरेंट। ओके, हियर इट इज मेन, in C++ it is also main, but for other language it might be different, but the concept is same। so जब हमारा कंपाइलर हमारे कोड को रन करना स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो वो सबसे पहले इस मेन फंक्शन को देखेगा। वेयर इज द मेन फंक्शन इन योर कोड। चलो अभी हम देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या ले रहा है और क्या देगा। ठीक है, तो जैसे ही कंपाइलर मेन फंक्शन पे आएगा वो इसके अंदर एंट्री करेगा। अब ये जो int लिखा हुआ है, इंट, इसका क्या मतलब है और जो ये void लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। बट ये डेटा टाइप्स हैं। ओके, कि मेन फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। जब मान लो अगर हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, कुछ टास्क करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हम जब उस एक्टिविटी को खत्म करते हैं तो व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट वी आर डूइंग हियर। ओके, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर हम घर के अंदर घुसने के बाद खेलेंगे, खेलने के बाद हम अपने खिलौने बिखरा देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे, उस टास्क का आउटपुट क्या है, उस आउटपुट का ये डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप के बारे में हम अगली कुछ वीडियोस में जल्दी सीखेंगे। सेम इज द थिंग इज विद वॉइड। वॉइड इज कि मेन फंक्शन को जब हम रीड कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इनपुट क्या डाल रहे हैं।
तो void का मतलब होगा कुछ नहीं, nothing. तो इसके अंदर हम कोई भी इनपुट नहीं डाल रहे. ओके, सो व्हाट इज दिस कर्ली ब्रैकेट्स? कर्ली ब्रैकेट्स किसी भी फंक्शन की बॉडी होती है. लाइक अगर मैं अपना एक ह्यूमन डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करता हूं, ओके, जैसे आई कैन से इंट एंड फंक्शन नेम इज यश एंड इनपुट इज void एंड वी स्टार्ट विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड विद कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, सो जो भी इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा वो एक फंक्शन की बॉडी होगा. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, इस बॉडी में दो लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ऑफ द ब्रैकेट एंड द सेमीकोलन. सेकेंड इज रिटर्न स्पेस 0 सेमीकोलन. चलिए इन दोनों लाइंस को समझते हैं. प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले कर देता है, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है. ठीक है, सो अब ये कैसे डिस्प्ले करता है, ये कैसे हमारे स्ट्रिंग को अपने अंदर लेता है और फिर आउटपुट एज अ डिस्प्ले दिखाता है, ये सब की जो प्रोग्रामिंग है, जो इसके लाइन ऑफ सेट ऑफ कोडिंग है, वो stdio.h हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइन करी हुई है. तो उसकी हमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिगनर लेवल पे हैं. तो अभी हम डायरेक्टली इस printf फंक्शन को यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये डिस्प्ले करता है. बट जब हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम इस printf फंक्शन के कोड को भी stdio.h फाइल के अंदर जाके देख सकते हैं. नथिंग इज हिडन, वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ कोडिंग, बट इट टेक्स टाइम टू रिव्यू ऑल द कोड्स. ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी we will directly see how it works. Okay, so printf function string लेता है. string किसी भी वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग शो करने के लिए हमें उसे इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ता है. नाउ व्हाट इज दिस सेमीकोलन? सी प्रोग्रामिंग में किसी भी लाइन ऑफ कोड को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है. सो दिस इज द लाइन ऑफ कोड और सेमीकोलन से हमारा कंपाइलर समझता है कि ये कोड की लाइन खत्म हो गई है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन रिटर्न स्पेस 0 सेमीकोलन. सेमीकोलन से फिर समझेगा कि अब हमारा ये कोड ये लाइन ऑफ कोड एंड इस लाइन ऑफ कोड का ये एंड है. ओके, सो नाउ ये लाइन हम समझ चुके हैं. इसके लिए अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा. ये जो मैं डबल स्लैश यूज कर रहा हूं ये है कि हम अपने कोड को डॉक्यूमेंट करते हैं कमेंट डालने के लिए. तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इन लाइंस को तो रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, पर जो डबल स्लैश के बाद का जो भी लिखा हो उसको वो रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा. बट फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर सेक ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेशन, वी विल राइट समथिंग हियर टू अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर. सो हम कहेंगे दिस फंक्शन प्रिंट और आई कैन से डिस्प्ले द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड. Okay, now what is this return 0? Actually in this function हम int टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं. int इसको C और C++ में इंटीजर बोलते हैं. जो इंटीजर वैल्यूज हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक की, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा डेटा टाइप होता है int. ओके, सो हम यहाँ पे एक रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू 0. अब यू गाइज हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रिटर्न? ओके, return also a function, so it takes the value which we define, that we are defining here as 0, and it will return it. Okay, so but after returning this value our codes get terminated, or I can say our code gets closed. ये कोड कंप्लीट हो जाता है और हमारा कंपाइलर कोड को रन करना बंद कर देता है. ठीक है, सो ये जो लाइन है C और C++ में सबसे लास्ट लाइन होती है कोड को रिप्रेजेंट करने की. इसके बाद हमारा कोड रन नहीं करता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये 0 वैल्यू रिटर्न करेगा और हमने इस लाइन ऑफ कोड को एंड कर दिया है. ये कर्ली ब्रैकेट से हम समझ सकते हैं कि ये फंक्शन जो है मेन फंक्शन, इसकी बॉडी क्लोज हो गई है. नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड. सो दिस इज द रन बटन. वी कैन रन दिस कोड यूजिंग दिस बटन. लेट्स सी. Yeah, finished in 0 ms hello world. So इस कोड ने हमारी डिस्प्ले पे hello world को डिस्प्ले कर दिया. And what is this finished in 0 ms?
दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस. वाई? बिकॉज जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे कि इस कोड को चलने में कितना टाइम लगा. व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस कोड. सो हियर इज 0 ms. Might be it is less than 1 ms, that's why it's showing 0 ms. So it's a millisecond, or let's check it's millisecond or what, or we can confirm it on the next video. ms in the execution of C programming. Okay, so we will define what is a millisecond or it's a microsecond. I'm little bit confused here, but we will see it. Okay, so ये भी हमें जानना जरूरी है हमारे कोड को रन होने में कितना भी टाइम लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जब आप ऑनलाइन अगर एडवांस में जाते हो और कई सारी वेबसाइट पे कोडिंग करते हो, कोडिंग की हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे. सो अभी ये कोड हमारा रन हो गया विदाउट एनी एरर. सो अब एरर क्या होती है? लाइक अगर मैं प्रिंट एफ फंक्शन में कोई भी गड़बड़ कर देता हूं, लाइक आई रिमूव टी फ्रॉम द प्रिंट एफ, ओके, एंड आई वांट टू रन दिस कोड. लेट्स सी, इट इज गिविंग सम एरर. अब एरर को पढ़ना और इसको सर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोडिंग हो जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल्ड में एक वीडियो बनाएंगे कि एरर को किस तरह फाइंड आउट करना है, एरर को किस तरह सर्च करना है, किस तरह से अपने कोड को रिव्यू करना है और उसमें अपने एरर को रिजॉल्व करना है. ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस. सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स, और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें. लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.